वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं आपके लिए लाई हूं पत्र लेखन। पत्र लेखन करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि पत्र लेखन एक कला है और हम अपने मन के भावों को जितना लिखकर बता सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं, उतना हम कह नहीं सकते। इसलिए एक ये प्राचीन परंपरा है जिसको हमें जरूर अपनाना चाहिए। इसी के बारे में हम जानेंगे कि पत्र लेखन क्या है। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे तक लिखकर पहुंचा सकता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम मान सकते हैं। व्यक्ति जिन बातों को अपनी जुबान से या मुंह से कहने में संकोच करता है, हिचकिचाता है, उन सभी बातों को वह पत्र के द्वारा लिखित रूप में खुलकर बता सकता है। और कई बार दूर रहने वाले अपने संबंधियों या मित्रों की कुशलता जानने के लिए, हमें उनकी कुशलता का समाचार देने के लिए या अपनी कुशलता का समाचार बताने के लिए पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को अच्छी प्रकार से बता सकते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स। पर प्रश्न उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? क्या जरूरत है पत्र लिखने की? तो आप ये जानिए कि पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते और अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, या सरकारी और निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी कोई समस्या की जानकारी देनी हो, तो क्या आप फोन पर बताएंगे? और इससे बेटर, इससे अच्छा ये नहीं होगा कि वही चीज आप लिखित रूप में आप बता सकें? तो पत्रों की उपयोगिता और महत्व को हम जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी विद्वान के कथन का आशय है कि जिस प्रकार कुंजियां बॉक्स खोलती हैं, यानी कि चाबियां जो हैं वो पिटारा खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न जो भाव हमारे अंदर छिपे हुए हैं उनको खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं और उनका जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, वो जितना अच्छा वो पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, और किसी साधन के द्वारा ये संभव नहीं है। और दूसरी बात, पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच में होता है। इसके द्वारा दो हृदयों का संबंध मजबूत बनता है। इसलिए पत्राचार ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जो दूर से दूर व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर जाकर ला खड़ा करता है और दोनों में एक आत्मा का संबंध स्थापित होता है। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार के हजारों संबंध हैं जिनकी नींव ये पत्र ही मजबूत बनाता है।
व्यवहारिक जीवन में यह एक सेतु है जिससे मानवीय संबंधों की परस्परता सिद्ध होती है। इसलिए पत्राचार का बड़ा महत्व है। पत्र साहित्य की वह विद्या है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक भेजता है। इसलिए व्यवसायिक, सामाजिक, कार्यालय आदि से संबंधित अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए पत्र बहुत उपयोगी है। दूसरा, पत्र मित्रों और परिजनों से आत्मीय संबंध स्थापित करने के लिए और सहानुभूति दिखाने के लिए या अपना क्रोध दिखाने के लिए भी बहुत मजबूत साधन है। कार्यालय एवं व्यवसाय के संबंध में मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों का एक विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व है। स्कूल से अवकाश लेना, फीस माफी, स्कूल छोड़ने, स्कॉलरशिप लेने, व्यवसाय चुनने, नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्र सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम है और पत्रों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि कभी-कभी पत्र भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि पत्र लेखन एक कला है। कला कैसे है? ये हर एक के बस की बात नहीं है कि अपना पत्र लिख दिया, अपने मन के भावों को बता दिया। ये किसी किसी में एक कला होती है कि वो इसका उपयोग पत्र लिखने में करता है। तो एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन यानी उनको बताने का जो तरीका है वो बहुत आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसकी पूरा व्यक्तित्व भी यानी उसकी पर्सनालिटी भी उभर जाती है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण सभी पता चल जाते हैं। इसलिए पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें। सबसे पहला देखिए, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। नंबर 3, पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए। चौथा, पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पांचवा, पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6, पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। 7वां, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो भाषा का प्रयोग हमें उनके अनुसार, और अगर हम किसी बच्चे को पत्र लिख रहे हैं या मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो भाषा उसके अनुरूप होनी चाहिए। 8वां, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा विस्तार, बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखने की, पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। 9वां, पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। देखिए, अगर हम शुद्ध लिखेंगे और लेख स्वच्छ होगा तो उसे पढ़ने का भी दिल करेगा। 10वां, पत्र भेजने वाला और प्राप्त करने वाला उसके नाम, पता आदि का स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है, नहीं तो पत्र पहुंचेगा कैसे।
इसी प्रकार पत्र के विषय में नहीं भटकना चाहिए, यानी कि व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। अच्छा पत्र कैसा है? पहला, प्रभावोत्पादकता, यानी आप पे प्रभाव डाल सके। दूसरा, विचारों की सुस्पष्टता, जो आप कह रहे हैं वो विचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, आप कहना क्या चाहते हैं। तीसरा, संक्षेप और संपूर्णता, कम से कम शब्दों में पूरी बात कह दो। चौथा, सरल भाषा शैली, यानी बहुत कठिन भाषा की आवश्यकता नहीं है। पांचवा, बाहरी सजावट, आप उसे सजा भी सकते हैं। छठा, शुद्धता और स्वच्छता, यानी उसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग हो और स्वच्छता हो। विनम्रता और शिष्टता, आपके लिखने वाले में जो विनम्रता जरूरी है, जो शिष्टता जरूरी है, वो भी होनी जरूरी है। आठवां है सद्भावना, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। नौवां, सहज और स्वाभाविक शैली, यानी जो आराम से समझ में आ जाए और हर बात को स्पष्ट कर दे। 10वां है क्रमबद्धता, यानी जो आप बात कह रहे हैं ना, वो बीच में टूटना नहीं चाहिए, जो बात कह रहे हैं वो क्रमशः कहते चले जाएं। 11वां है विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान, विराम चिन्हों पे तो आप विशेष ध्यान देंगे। क्यों? कहाँ आपने अल्प विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इन बातों का भी आप ध्यान रखें। और 12वां, उद्देश्यपूर्ण, आप किस उद्देश्य से लिख रहे हैं पत्र, वो उद्देश्य उस पत्र से पता चल जाना चाहिए। तो इस प्रकार सबसे पहला हमारा प्रभाव उत्पादकता, यानी कि जो पढ़ने वाला है वो जल्दी से जल्दी उस बात को समझ जाए, नहीं तो वो रद्दी के टोकरे में डाल देगा। यानी उसको समझ में आना चाहिए कि पत्र क्यों लिखा है। विचार स्पष्ट होने चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संक्षेप और संपूर्णता, मतलब पत्र बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो मुख्य बात है उससे पढ़ने वाला भटक जाएगा और जो उसके दिमाग पे असर होना है वो नहीं होगा। सरल और भाषा शैली, यानी पत्र जो है वो साधारण रूप से सरल और जो बोलचाल की भाषा है उसमें ही हो तो अच्छा है। मधुर भी होना चाहिए, उसमें लिखी हुई हर बात स्पष्ट होनी चाहिए। बाहरी सजावट में जैसे लिखावट सुंदर हो, साफ हो, अभिवादन ठीक से किया हो और बहुत ज्यादा सटा कर ना लिखा हो, ये ध्यान रखना है। शुद्धता और स्वच्छता, यानी कि बार बार काट काट के उल्टी सीधी पंक्तियां पहले लिखी फिर उसे काट दिया, तो पहले एक रफ पत्र लिख लो, उसके बाद उसे स्वच्छता से लिखो। विनम्रता और शिष्टता, यानी आपके मन की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन पत्र लिखते समय आप विनम्रता जरूर ध्यान रखेंगे, तो आपके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पत्रों से कभी कभी बनते काम बिगड़ भी जाते हैं, इसलिए इन दोनों बातों में ध्यान रखना है कि हमें विनम्रता और शिष्टता से काम लेना है। सद्भावना, ये तो बहुत जरूरी है, यानी आपको अगर कोई शिकायती पत्र भी लिखना पड़े तो ऐसे लिखिए कि वो एक धमकी ना लगे, ठीक है ना, और प्रेम और भाईचारे को जो है वो दिखाए। सहज और स्वाभाविक शैली, जैसे कोई कठिन शब्दों का प्रयोग करने से बचना ही चाहिए। क्रमबद्धता, जैसे जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए वो पहले, जो बाद में लिखनी है वो बाद में, इस तरह से पत्र सुंदर लगता है। विराम चिन्हों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग पत्र में जरूरी है। उद्देश्यपूर्ण, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात
कि पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि पढ़ने वाले की जिज्ञासा शांत हो जाए कि किस उद्देश्य से इसने पत्र मुझको लिखा, और पत्र पूरा होने पर उसे एक बार हो सके तो पढ़ लेना चाहिए। पत्र के भाग। अब देखते हैं कि पत्र को किस क्रम में हमें लिखना चाहिए। अब पत्र होते हैं दो प्रकार के, अनौपचारिक और औपचारिक। दोनों ही श्रेणियों में अंतर होता है। तो सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित भाग हैं। पहला, शीर्षक या आरंभ। पत्र का जो शीर्षक है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लिखने वाले का पता, और जो सबसे ऊपर आता है, अगर परीक्षा के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं तो उसका जो पूछा गया पता है उसको बताना, परीक्षा भवन लिखिए। इसी प्रकार दूसरा है संबोधन एवं अभिवादन। पत्रों में संबोधन और अभिवादन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे औपचारिक पत्रों में प्रायः मान्यवर, महोदय आदि इन शब्दों को बताते हैं जो आदर सूचक हैं, जबकि अनौपचारिक पत्रों में पूजनीय, स्नेहमयी, प्रिय आदि शब्दों से हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। तीसरा, विषय वस्तु। किसी भी पत्र में विषय वस्तु ही महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए पत्र लिखा जाता है। इसे पत्र का मुख्य भाग मानते हैं। ये बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिए कि आप पत्र लिख रहे हैं, कोई कहानी या नाटक नहीं लिख रहे। चौथा देखिए, मंगल कामनाएं। विषय वस्तु की समाप्ति के बाद मंगल कामनाएं व्यक्त करना कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मंगल कामनाएं पढ़कर जो है वो पाठक को लगता है कि जैसे जो लिखने वाला है उसका शुभ चिंतक है। जैसे शुभकामनाओं सहित, मंगल कामनाओं सहित, ये इस तरीके के हम वाक्य लिख सकते हैं। और फिर पत्र का अंत। पत्र के अंतिम अंग के रूप में आपका, भवदीय, आज्ञाकारी, ये शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार ही करना चाहिए। अगर पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखा गया है तो इसमें निर्धारित स्थान पर व्यक्ति, संस्था आदि का पूरा पता लिखे। नहीं तो पत्र को मोड़कर लिफाफे में रख दे, फिर लिफाफे पर पाने वाले का पता वगैरह जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। और पता साफ और पूरा लिखा गया हो जिससे कि पत्र सही पते पर पहुंचे। लिफाफे पर पाने वाले का पता बीच में लिखना चाहिए। जिस ओर पता लिखा है उसी ओर नीचे बाएं कोने में प्रेषक लिखकर, यानी भेजने वाला, अपना पता लिख दें। पत्र को पोस्ट करने से पहले यह देख लें कि उस पर पर्याप्त डाक टिकट लगे हैं या नहीं। पर्याप्त टिकटों के अभाव में पत्र बैरंग माना जाता है और उसके सामान्य मूल्य से 2 गुना मूल्य पत्र पाने वाले को चुकाना पड़ता है। आगे देखिए, पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों के निम्नलिखित 2 वर्ग विभाजित किए गए हैं। पहला है अनौपचारिक, इनफॉर्मल लेटर्स। दूसरा औपचारिक, फॉर्मल लेटर। अब अनौपचारिक पत्र में हमने क्या करना है? सबसे पहले व्यक्तिक या व्यक्तिगत पत्र, ये अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र से क्या मतलब है कि ऐसे पत्र जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और प्रियजनों को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिचितों को जब हम लिखते हैं तो इसमें सुख दुख, शोक, विदाई, निमंत्रण, कोई भी विषय है जिसमें हम अपनी मन की भावनाओं को बता सकते हैं। पत्र लेखन सभ्य समाज की एक कलात्मक देन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसलिए
वह दूसरों के साथ अपना संबंध किसी न किसी माध्यम से बनाए रखना चाहता है और मिलते जुलते रहने पर पत्र लेखन की तो आवश्यकता नहीं होती, पर एक दूसरे से दूर रहने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पत्र लिखता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला, भाषा सरल और स्पष्ट हो। दूसरा, संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन, इसमें ध्यान रखना है। तीसरा, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। पत्र का प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए। अगला देखिए, भाषा और वर्तनी शुद्ध हो, लेख स्वच्छ हो और सबसे बड़ी बात, पत्र भेजने वाला और प्राप्त करने वाले का पता साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अब अनौपचारिक पत्र का ये जो प्रारूप दिया गया है, इसमें आप देखिए, पहले प्रेषक का पता यानी भेजने वाले का, फिर दिनांक, तारीख, संबोधन किया, उसका अभिवादन किया और पहला अनुच्छेद हमने शुरू किया, उसकी कुशलता पूछी। फिर दूसरा अनुच्छेद आया जिसमें विषय वस्तु जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, और फिर तीसरे अनुच्छेद में हम इसकी समाप्ति करेंगे। तो पाने वाले का जो साथ, उनके साथ जो भी संबंध है प्रेषक का, वो अपना संबंध के साथ उनको अंत में पत्र को लिखेंगे और फिर प्रेषक का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। यहां बताया जा रहा है कि अगर आपसे बड़े हैं तो आदरणीय, पूजनीय, और अभिवादन में प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, और अगर आप समाप्ति कर रहे हैं तो आपका बेटा, पोता। अगर आप छोटों को लिख रहे हैं तो उनके लिए प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र। अभिवादन में देखिए मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो। इसी तरह समाप्ति देखिए कि तुम्हारा मित्र या तुम्हारा शुभचिंतक। औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र वो हैं जो हम अपने प्रधानाचार्य या किसी पदाधिकारी को लिख रहे हैं, या व्यापारियों को लिख रहे हैं, ग्राहकों को लिख रहे हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्रों में जो है वो कितने प्रकार के वर्ग हो सकते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र। ये तो हम प्रारंभ में ही अपने विद्यालयों में सीखते हैं कि कैसे हमें अपने प्रधानाचार्य से अवकाश लेना है तो कैसे लिखें, है ना, या कोई आवेदन पत्र करना है तो। दूसरे नंबर पे आते हैं संपादकीय पत्र। इनमें ज्यादातर शिकायत, समस्या और या कोई सुझाव या अपील करना हो। तीसरे प्रकार के आते हैं कार्यालयी पत्र। किसी सरकारी अधिकारी को या विभाग को जब हम लिखेंगे तो। और चौथा है व्यवसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर, जो दुकानदार को या व्यापारी या कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली बातें क्या है कि औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनावश्यक कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं होता। पत्र का प्रारंभ भी इसमें भी प्रभावशाली होना चाहिए और पत्र की भाषा सरल और लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर और क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखेंगे। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग हैं। पहला, पत्र प्रापक का पदनाम और पता। दूसरा है विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में, शब्द में, संकेतों में लिखें। तीसरा, संबोधन
जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे महोदय, माननीय आदि। और चौथा देखिए विषय वस्तु, इसे हम 2 अनुच्छेदों में बांट देंगे। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में और दूसरा आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो बात आपकी मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन धन्यवाद के साथ हम समाप्त करें। और पांचवा हस्ताक्षर और नाम, भवदीय भवदीया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे अपना नाम लिखें। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए, जैसे हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम और पता सारा आ गया। उसके बाद आप विषय लिखेंगे और विषय में आ जाएगा पत्र किस कारण से आप लिख रहे हैं। फिर माननीय महोदय, तो यहां पर विषय से ऊपर और विषय से नीचे एक एक पंक्ति छोड़ देंगे। उसके बाद पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और आपका आज्ञाकारी शिष्य, इससे आपने अपना पत्र अंत करना है। वहां पर क ख ग, जहां आपका नाम आता है वहां पर क ख ग लिखेंगे और कक्षा और दिनांक। इसी प्रकार से व्यावसायिक पत्र, भेजने वाले का पता, दिनांक, पत्र प्रापक का पदनाम, जो प्राप्त कर रहा है उसको वो कौन है, उसका पता, फिर विषय, पत्र लिखने का जो भी कारण है, और यहां पर भी विषय के ऊपर और विषय के नीचे एक एक पंक्ति जो है वो छोड़ेंगे। महोदय, और उसके बाद पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, फिर भवदीय और आपका नाम। यहां पर आप एक बात ध्यान रखें कि यहां कोई कॉमा नहीं आएगा कहीं भी। व्यक्तिक पत्र, ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो जो व्यक्तिक पत्र हैं उनमें पारिवारिक सदस्य हो गए, मित्र, सगे संबंधी, ये सारे के सारे पत्र इस श्रेणी में आते हैं। तो व्यक्तिक पत्रों की भाषा भी सरल हो, सहज हो और घरेलू हो, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने माता पिता, चाचा, मामा और किसी पूजनीय लोगों को पत्र लिखने जा रहे हैं तो उनका उचित संबोधन जरूरी है, उनको प्रणाम जरूरी है। अगर चाचा जी हैं तो आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श, इस रूप में आप उनको संबोधन करेंगे। व्यक्तिक पत्र के मुख्य भाग, अब ये जो व्यक्तिक पत्र हैं उसमें प्रेषक का पता, तिथि, उसके बाद उसका संबोधन, फिर कैसे उनको अभिवादन कर रहे हैं और फिर मूल भाग जो पत्र के अंदर जरूरी है। व्यक्तिक पत्र लिखते समय प्रयोग में आने वाली औपचारिकताएं या जैसे संबोधन है, अभिवादन है, उनमें भी आप देख सकते हैं कि अगर अपने से बड़े हैं तो आदरणीय है ना, संबोधन में आप पूजनीय भी कर सकते हैं और अभिवादन में आप प्रणाम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका, या तो अपना नाम लिखिए या जो भी आप उनको साथ संबंध है आपका, उस हिसाब से आप उनको अभिवादन कीजिए। व्यक्तिक पत्र का प्रारूप, यहां देखिए हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे पुत्र को पिता की ओर से कुशल क्षेम यानी उसके बारे में जानने के लिए पत्र है। और यहां पर भी पहले पत्र भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन और अभिवादन, और इस प्रकार यहां पर पत्र का अंत होता है। यानी आपने उनके हालचाल वगैरह जाने और उनके बारे में जो भी मुख्य विषय है उस पर आ गए, और उसके बाद उनके लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस तरीके की कोई भी बातें उनसे आपको अंत करना है। और पत्र के जवाब के इंतजार में आपका पुत्र जो भी आप अपना नाम वगैरह लिखते हैं। बधाई संबंधी पत्र है, जब कई बारी हम ऐसे पत्र भी आते हैं जिनमें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसको बधाई देनी है, तो पत्र का प्रारूप वही रहेगा जो कि
बताया गया है और अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप को हम यहाँ पर लागू करेंगे। निमंत्रण पत्र अपने जन्मदिन का कोई आयोजन कर रहे हैं, कार्यक्रम रखा हुआ है ना, तो उसमें जो है फिर वही अपना पता लिखेंगे और आप भाई को लिख रहे हैं, आदरणीय भैया, सादर प्रणाम। उसके बाद आपने मुख्य विषय जो भी है उनकी कुशल क्षेम पूछा, उसके बाद बताया, ठीक है ना, और फिर पत्र का अंत और उसके बाद आपका अनुज और आपका नाम। इसी प्रकार जैसे खेत संबंधी पत्र, ऐसे पत्र भी होते हैं जिनमें जैसे आप नहीं जा पाए कहीं, है ना, मित्र की शादी हुई और आप वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण से, तो उसमें भी आप पत्र द्वारा बता सकते हैं कि क्या कारण था, व्यस्तता थी कि छुट्टी नहीं मिल पाई, या जैसे कंपनी वालों ने जो है वो अवकाश नहीं दिया, लेकिन शुभकामना तो है ना, तो इसलिए शुभकामनाओं सहित ये पत्र आप लिख सकते हैं। सलाह, सलाह संबंधी पत्र भी आप देखिए, कभी छोटे भाई को सलाह दे रहे हैं, छोटी बहन को सलाह दे रहे हैं कि देखो समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए, तो उस प्रकार से हम सलाह देने के लिए भी पत्र लिखते हैं। अभी प्रेरणा संबंधी पत्र, अब मान के चलिए डांस प्रतियोगिता में चयन ना होने पर मित्र को अभिप्रेरणा देते हुए, यानी वो बहुत उदास हो गया और अब क्या करें कि वो वहां पे उसका चुनाव नहीं हुआ, हाँ, वो रह गया, तो ऑडिशन में गया, सफल हो नहीं पाया, तो उसको ऐसे में अभिप्रेरणा, उसको जो है उसके जो उसको उदासी है उसको दूर करने के लिए, उसको दोबारा से उत्साह भरने के लिए ये ऐसे पत्र हैं जो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद संबंधी पत्र, जैसे मान के चलो आपकी कोई चीज है जो खो गई और वो बाई चांस आपको मिल जाती है, कोई अपरिचित है वो आपको लौटा देते हैं वो वस्तु, तो इस तरीके से आप उनको पत्र लिख सकते हैं कि ठीक है, मुझे जब ये पार्सल मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, और इस तरीके से आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। कुछ विशिष्ट पत्र हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा श्री जमनालाल बजाज को लिखा गया पत्र, ठीक है, तो इस तरीके के पत्रों में उन्होंने अपना ब्यौरा बताया कि क्या क्या जो है वो मुख्य घटनाएं उन्होंने बताई, और ये बताना चाहा कि जैसे मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ, है, दिल्ली में वापस आश्रम, दिल्ली से वापस आश्रम में जा रहा हूँ, है ना, तो इस प्रकार से, इसी प्रकार जैसे उन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा कि घनश्याम दास दिल्ली में नहीं थे, उनकी ओर से रुपए मिल गए थे, मतलब ऐसी ऐसी जानकारी देना, ये विशिष्ट पत्र हैं जिनमें टू दी पॉइंट बताना कि ये जो है ऐसे ऐसी बातें घटी। ईमेल, अब देखिए जो ई पत्र होते हैं, मान के चलिए एटीएम कार्ड ना मिलने की शिकायत जो है वो किसी सम, कोई संबंधित अधिकारी है उसको जो है लिखना है, तो वहां पर जो है फिर वही सब्जेक्ट लिखा, एटीएम कार्ड ना मिलने की शिकायत सेवा में, और फिर श्रीमान महाप्रबंधक, उनको पूरा पता सहित लिखने के बाद, महोदय मेरा खाता नंबर ये है, और अंतिम लाइनें होंगी, आपसे निवेदन है कि आप मेरा एटीएम कार्ड शीघ्र से शीघ्र मेरे पते पर भेजने का कष्ट करें, धन्यवाद, ठीक है, तो इस तरीके से अब आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं, है ना। लेन देन संबंधी पत्र, जैसे मान के चलिए हम कोई कंपनी में काम करते हैं, कोई एजेंसी से सामान मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पर एजेंसी का पता और उसके बाद तारीख, फिर सेवा में, और वो आप जिनको भी लिख रहे हैं उसके बाद विषय, एजेंसी देने के आवेदन को जो है अस्वीकार करने हेतु, और उसके बाद महोदय और मुख्य विषय, तो यहाँ पर 2-3 परिच्छेद और धन्यवाद देकर, और उसके बाद हम उनको पहले अपने हस्ताक्षर करेंगे और फिर अपना कंपनी का पता। तो इस प्रकार आपने पत्रों की हर श्रेणी को जाना, औपचारिक, अनौपचारिक,
जो व्यक्तिगत पत्र हैं, मित्र को पत्र हैं, पत्र के बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई है वो थोड़ा विस्तार में दी गई है। और इसका कारण है कि ये पत्र आपकी कक्षा छठी से लेकर 7वीं, 8वीं और आगे जाके 9वीं और 10वीं हर कक्षा में हर प्रकार के पत्र आते हैं। और कम से कम हमें ये बात पता जरूर होनी चाहिए कि पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कुछ भी लिखना, अपने मन की बातों को बताना, अपने विचारों को पहुंचाना कहने से ज्यादा आसान है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आगे अपना आप इनको लागू भी करेंगे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ।